तो सभी को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट क्या होता है और आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, क्या क्या नए नियम है 2024 में आने वाले हैं। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। तो पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्ग कमिटेड बाय ए पर्सन। कोई व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसे पनिशमेंट दिया जाता है। और टू स्टॉप क्राइम रिलेटेड टू पर्सन प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, जो भी क्राइम हो रहे हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ या संपत्ति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, उसको भी रोकने के लिए, उन सभी गुनाहों को रोकने के लिए भी पनिशमेंट दिया जाता है, ताकि मनुष्य के अंदर, किसी व्यक्ति के मन में ये बात रहे कि हाँ, अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो मुझे ऐसा दंड मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा डर रहेगा, तो इसके लिए भी पनिशमेंट दिया जाता है। बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। तो आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो उस पर कौन सी धारा लगाती है? आईपीसी के अंतर्गत जितनी भी धाराएं होंगी लगेगी। जैसे कोई मर्डर किया है तो उस पर आईपीसी की धारा 302 लगेगी। तो उसी तरह जब पुलिस पकड़ के उसको कोर्ट में ले जाती है तो वहाँ पे जो धाराएं लगती हैं कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट लगाती है सीआरपीसी के अंतर्गत सारी धाराएं। पुलिस पकड़ेगी तो आईपीसी लगाएगी और कोर्ट उसको सजा देती है सीआरपीसी के अंतर्गत। यही बस डिफरेंस है, सिंपल। तो पनिशमेंट के बारे में बात करें, जो टाइप ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन 53 के अंतर्गत, जो आईपीसी के सेक्शन 53 है, उसके अंतर्गत 5 पनिशमेंट पड़ते हैं। पहला है डेथ पनिशमेंट, मतलब मृत्युदंड। फिर दूसरा है लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। फिर अगला है इम्प्रिजमेंट, जो कि सजा दिया जाता है कारावास का। उसमें 2 तरह के आते हैं, एक कठोर कारावास, एक सामान्य कारावास। फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को जब्त किया जाना। फिर है फाइन, को जुर्माना लगाया जाता है। और एक छठवां भी पड़ता है, जो पड़ता है सेक्शन 73 के अंतर्गत। आईपीसी के सेक्शन 73 के अंतर्गत पड़ता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास। तो सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेथ पनिशमेंट के बारे में। तो डेथ पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ये हाईएस्ट पनिशमेंट होता है अंडर आईपीसी। आईपीसी के अंदर ये सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना सबसे सर्वोच्च दंड है, इससे ज़्यादा उसे व्यक्ति क्या ही दे सकते हो। और ये रेयर ऑफ रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में मृत्युदंड दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इस पर विचार विमर्श होता है, बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये डिबेटिंग टॉपिक है। खूब सारे विचार विमर्श के बाद किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है। और इसका फेमस केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हुआ क्या था, जो जगमोहन सिंह थे उन्होंने हत्या किया था किसका? छोटे सिंह का। एक प्रॉपर्टी का मैटर हुआ था, सिंचाई उचाई वाला खेत विवाद था, उसमें अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी गोली मार के पीठ में। तो उसी के लिए सरकार ने इनको दिया था दंड, कोर्ट द्वारा दंड दिया गया था, मृत्युदंड। तो इन्होंने, इनके वकील ने कहा कि आर्टिकल 14, 19, 21 का ये वायलेशन करता है मृत्युदंड। किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो 14, 19 का इससे कोई रिलेशन नहीं है लाइफ से, और लाइफ से जो रिलेशन है वो आर्टिकल 21 का है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि आर्टिकल 21 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर सेट बाय लॉ। जो प्रोसीजर सेट बाय लॉ है उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार के बारे में बात किया और स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो लॉ के अंतर्गत सारी बातें हो रही हैं। तो अगर लॉ का उल्लंघन किया जाएगा तो उसको जीवन से वंचित किया जा सकता है। तो ये बात किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो फिर इस व्यक्ति को, जगमोहन को, क्या मिला? मृत्युदंड मिला। ये सारी बातें हैं पनिशमेंट के अंदर, डेथ पनिशमेंट के अंदर। तो अब हम बात करने वाले हैं इम्प्रिजन फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास के बारे में बात करने वाले हैं। तो आजीवन कारावास का जो शब्द है इम्प्रिजन फॉर लाइफ, वो लिया गया है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जो कि दिया गया था एक्ट 26 ऑफ 1955 में। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वहीं से लिया गया है इम्प्रिजन फॉर लाइफ। तो अगर कोई जो क्राइम किया है, एक्यूज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम हैव टू रिमेन इन प्रिजन अंटिल ही इज अलाइव। जो भी क्राइम किया है उसको तब तक जेल में रहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा है। और या तो उसको कोई माफ़ कर दे, सरकार कोई माफ़ कर दे, राष्ट्रपति माफ़ कर दे, या उसका अवधि है जो जेल का वो थोड़ा कम कर दिया जाए, तब तक के लिए उसको जेल में ही रहना पड़ेगा आजीवन कारावास के अंतर्गत। ठीक। एज पर सेक्शन 57 ऑफ द कोड, द पीरियड फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट इज 20 ईयर्स ओनली फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस। सेक्शन 57 ऑफ द कोड क्या कहता है कि जो प्रिजन का टाइम कितना है? 20 ईयर्स है। कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो 20 ईयर्स है। मतलब आजीवन कारावास अगर माना जाए कैलकुलेशन पर्पस के बेस पे तो 20 साल ही है। तो अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का आधा समय मिल रहा है दंड के रूप में, तो कितना साल होगा? 10 साल इस हिसाब से। लेकिन नॉर्मली बस ये कहने के लिए आजीवन कारावास मतलब जब तक उसकी जीवन चल रहा है तब तक वो जेल में रहेगा, बंद रहेगा। और तब तक जब तक कोई सरकार उसे माफ़ न कर दे या सरकार उसका समय अवधि कम न कर दे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर मान लो कोई सरकार किसी का सज़ा कम करना चाहती है, किसी का आजीवन कारावास का, तो कितना कम कर सकती है? तो सेक्शन 433 बी ऑफ सीआरपीसी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 433 है बी, और सेक्शन 55 जो आईपीसी का है, वो कहता है कि एक सरकार जो है 14 साल से कम सजा नहीं कर सकती है किसी लाइफ इम्प्रिजमेंट दिए गए व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, मतलब आजीवन कारावास दिया गया है, तो 14 साल से कम उसका मिनिमम सज़ा नहीं हो सकता। सरकार मिनिमम 14 साल कर सकती है, उससे कम नहीं कर सकती। उतना मतलब उसको सज़ा काटना है, 14 साल पर तो उसको सज़ा काटना है किसी भी हाल में।
हम बात करेंगे इम्प्रिजमेंट के बारे में। इससे पहले हमने जाना आजीवन कारावास के बारे में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट था। अब हम बात करेंगे इम्प्रिजमेंट जो कारावास है। तो कारावास दो तरह के होते हैं, एक होता है रिगरस कठोर, जिसमें हार्ड लेबर होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराया जाता है। आपसे मान लीजिए पत्थर तोड़ा जाए या पेंटिंग कराया जाए या कुछ खाना बनवाने वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वेज पर डे मिलेगा, मतलब भत्ता मिलेगा, कुछ मिलेगा मनी आपको उस काम के प्रति। और एक होता है सिंपल सामान्य और साधारण, जिसमें कोई आपको कार्य नहीं करना पड़ता, नो हार्ड लेबर होता है, सिंपल टाइप का रहता है जो कारावास रहेगा। तो ये कारावास के बारे में बात की गई है हमने, मतलब इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत ये सब बातें हैं। फिर बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति को जब्त किए जाने के बारे में। अगर सरकार पहले से कोई आपको संपत्ति कभी दी होगी बहुत पहले का, तो चाहे तो उसे जब्त कर सकते हैं, या आपने आज से अधिक कोई संपत्ति रख ली है तो सरकार जब्त कर सकती है, या आपने कोई गलत कार्य किया है तो उसके बदले आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। तो ये फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। फिर आता है फाइन। फाइन में मतलब जुर्माना, आपने जैसे सिग्नल तोड़ा है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, सिग्नल तोड़ दिया गाय से, तो उस पर फाइन लगता है, या कोई और कार्य हो उस पर सरकार आपको फाइन लगा सकती है। और अगर आपने टाइम से फाइन नहीं पे किया तो सरकार आपको जेल भी भेज सकती है। सेक्शन 64 जो कहता है आईपीसी का कि अगर आपने टाइम से फाइन नहीं पे किया, जुर्माना नहीं दिया, तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। और आखिरी टॉपिक है, हम बात करते हैं जो लास्ट है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। जो सिक्स्थ है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब इसका मतलब होता है एकांत कारावास। एकांत कारावास। तो ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर सुधार लाने के लिए उसको कभी कभी अकेला छोड़ देना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी सज़ा मिलता है एकांत कारावास वाला, जो कि आईपीसी के सेक्शन 73 में इसका बात किया गया है। इसमें होता क्या है कि अगर व्यक्ति को 6 महीने से कम की सजा हो या 6 महीने की सजा हो तो उसको 1 महीने तक कारावास में रखा जा सकता है। एकांत कारावास मतलब लोगों से दूर रखा जाएगा, कोई भी मिलना जुलना नहीं, किसी से नहीं, बस एक सेल में बंद कर दिया जाएगा। और अगर 1 साल या 1 साल से कम का सजा है इस तरह, तो उसमें आपको 2 महीने तक रखा जा सकता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा का समय है तो मिनिमम 3 मंथ रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 3 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा सरकार करती है तो सरकार के खिलाफ केस हो सकता है। तो ये बातें हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, एकांत कारावास के बारे में, जो कि आईपीसी के सेक्शन 73 के अंतर्गत आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं कानून में जो 2024 में होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है 1860 वाला। जो 1860 में आया था आईपीसी भारतीय दंड संहिता, वो अब क्या बनने वाला है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो सेकंड है 1898 में जो था सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो बनेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो तीसरा है वो है 1872 में जो आया था इंडियन एविडेंस कोड आया था, जो कोड जो एविडेंस वाला नहीं होता है, एविडेंस जुटाते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं, तो आपका बनेगा बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता। तो ये सब बातें चेंज होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या क्या चेंज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मर्डर के लिए होता था 302 लगता था, 302 तक आधार लगता था मर्डर के लिए, वो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। 376 लगता था रेप के केस में, रेप की धारा लगती थी 375 वो अब हो जाएगा 63 और 69 हो जाएगा। ठीक। और एक और जो चेंज होगा वो है ड्राइवर का मामले वाला, केस वाला। तो नए वाले जो चेंज होगा, ड्राइवर वाला नहीं हुआ था, हड़ताल हो रहा था 106(2) के तहत जो होता कि अगर कोई व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा है और ठोक के भाग जा रहा है, पुलिस को सूचना नहीं दे रहा है टाइम पे, तो उस पर केस बनेगा और 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना लग सकता है। ऐसी बात है। तो उसके खिलाफ विरोध हुआ था, अभी उसको लागू नहीं किया जाएगा, उस पर भी विचार विमर्श बाकी है। ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय है उसके, वही बात करेंगे सब जो भी होगा। तो हमको बस इंपॉर्टेंट इन सब बातों से था, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है जानने क्या होने वाला है। आईपीसी बीएनएस बनने वाला है, सीआरपीसी बीएनएस बनने वाला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।